राजकीय महाविद्यालय बूंदी के बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके सामने कुछ गद्यांश रख करके उदाहरणार्थ ये बता चुके हैं कि व्याख्या किस तरह से की जानी चाहिए। व्याख्या करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। व्याख्या एक ऐसा विषय है जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए खासकर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो आपको प्राथमिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर तक लगातार ये आता है। इसलिए इसमें एक तरह से महारत हासिल होनी चाहिए कि हम इसे पढ़ कर के ये अंदाज़ा लगा सके कि किस तरह से हम ठीक से व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं उपन्यास चित्रलेखा के वो अंश जो आपको परीक्षा में आ सकते हैं, देखने को मिलेंगे और आप उसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें क्या हो सकती है? सबसे पहले आपको जब ये कहा जाता है कि ये प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ये स्कूलों में लिखा जाता है, महाविद्यालय स्तर पर सिर्फ व्याख्या दे दी जाती। आपको प्रसंग व संदर्भ से तात्पर्य क्या है ये समझने की जरूरत है। तो इसको इस तरह से समझेंगे कुछ शब्द, कुछ वाक्य और एक छोटा सा पेरा से भी काट कर लिया गया वो अंश जिसकी व्याख्या आपको करनी होती है। इसे यूँ कहें कि आप उसकी अतिरिक्त, उसके अलावा आप क्या समझते हो। अब जब प्रसंग की बात आती है तो जहाँ से वो गद्यांश लिया गया है उस गद्यांश का पूर्ववर्ती भाग या जो घटनाक्रम है, गद्यांश पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आता है कि ये वहाँ से लिया गया है, इसके पहले ये बात चल रही थी, इतना आपको बताना जरूरी है। तो इसे किस तरह से ठीक से किया जाए, इसके लिए आपको सर्वप्रथम अपना पाठ्यक्रम, वो रचनाएं जिसे कथा साहित्य में कहानी और उपन्यास कहते हैं, वो कहानियाँ पढ़ी हुई होनी चाहिए और बेहतर तरीके से हृदयंगम की हुई होनी चाहिए, आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। जिस तरह से आप घर में घर वालों के नाम कभी नहीं भूल सकते, अन्यथा उदाहरण तो ये दिया जाता है कि एक वैज्ञानिक इस तरह का भी हुआ है जिस वैज्ञानिक ही कहते रहे लोग जिंदगी भर। जब वो सेवानिवृत्त होने लगे तो उनसे कहा कि आपका नाम लिखिए, तो पता चला कि वो पूछने लगा कि मेरा नाम क्या है, उसे ही पता नहीं, वो भी भूल चुका होता है, क्योंकि वो सिर्फ वैज्ञानिक हो जाता है, वैज्ञानिक नाम से ही चर्चित हो जाता है। ये खैर अपवाद स्वरूप है, लेकिन आप सब कभी नहीं भूलते अपने भाई बहनों, माँ बाप का नाम। इस तरह से कोई रचना जिसके पात्र आपके जुबान पर होने चाहिए कि चित्रलेखा को जब पढ़ेंगे तो चित्रलेखा एक उस उपन्यास की ऐसी पात्र है जो शुरू से लेकर अंत तक आपको दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी, आपके आस पास चलती फिरती नजर आनी चाहिए। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि चित्रलेखा के आस पास जितने पात्र हैं,
उससे किस तरह से संवाद होता है, बातचीत होती है, ये आपको ठीक से पता होना चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि अगर आप ठीक से अभ्यास करें, लगातार इनका अध्ययन करें, तो सर्वप्रथम हम उम्मीद करते हैं कि चित्रलेखा उपन्यास आपके द्वारा पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। जब आप उसे पढ़ चुके हैं ठीक से कहने का आशय है 3-4 बार आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। तब प्रसंग व संदर्भ सहित आप उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन प्रसंग क्या चल रहा है, संदर्भ क्या है इस बात का, वो पहले लिखना होता है। इसलिए कहा गया है कि किसी भी रचना को कम से कम 3-4 बार पाठक के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, तभी जाकर कि वो उस स्थिति में आता है कि उसकी व्याख्या प्रसंग के साथ बखूबी कर सकता है। अब लीजिए, मैं ये उम्मीद करते हुए इस गद्यांश को यहाँ पढ़ रहा हूँ। दुख से शून्य तथा हल्के से हृदय को कल्पना के संसार में ले जाना सरल होता है। योगी कुमारगिरी विस्मृति के अंक में निवास करता था। आत्म विस्मृति और कल्पना की सजीवता का भ्रम, इन दोनों में अजब मस्ती है। एक काल्पनिक चाह थी, एक काल्पनिक तृप्ति भी वहीं पर थी। दो कल्पनाओं से उत्पन्न सुख में वो मग्न था। ये अंश चित्रलेखा यहाँ दिया जा रहा है, इसलिए कि जब आप चित्रलेखा पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि उसका किस पृष्ठ पर है। तो आपके 20 पृष्ठ पर ये अंश आपको मिलेगा। इस अंश को पढ़ते ही आपको एक पात्र का नाम साफ तौर पर आया है। चित्रलेखा यहाँ नहीं है, लेकिन चित्रलेखा से इस पात्र की शुरुआत में, मध्य में, अंत में मुठभेड़ होती है, वार्तालाप होता है, गर्मा गर्म संवाद होते हैं, वैचारिक बहस होती है। तो इस तरह से आप संदर्भ बनाएंगे। तो संदर्भ बनाते में आप ध्यान रखेंगे, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता दूं कि चित्रलेखा क्या है। तो चित्रलेखा को आप यूँ भी कह सकते हैं कि सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के गोदान के बाद अगर कोई परंपरा बनती है तो उस परंपरा में भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास आता है। इस उपन्यास में कुमारगिरी ऐसा पात्र है जो योगी के वेश में, और व्याख्या में ये साफ पढ़ कर के, गद्यांश में आप पढ़ कर के देख सकते हैं कि इस गद्यांश से ये पता नहीं चल सकेगा, अगर आपने उपन्यास नहीं पढ़ा है तो ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कुमारगिरी योगी का संबंध चित्रलेखा से क्यों कर है। और यहाँ चित्रलेखा से कोई संवाद नहीं है, बल्कि उसके साथ रह रहे शिष्य से बीच में, उनके दोनों के बीच वार्तालाप होता है। वार्तालाप चल रहा है। इस गद्यांश में आप गौर करेंगे तो पता चल सकेगा कि कुमारगिरी योगी क्या है, कुमारगिरी योगी योगी क्यों है। इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि मधुपाल नाम का शिष्य जो इनके साथ रह रहा है, उन दोनों के बीच में योगी का कद, गुरु का कद ऊपर होता है। योगी योगी ही क्यों हैं। मधुपाल शिष्य से वार्तालाप कर रहे हैं और